बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में एक मनचले को लोगों ने बिजली की पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। घटना सिवाई पट्टी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा से दो युवकों ने छेड़खानी और रेप की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने दोनों मनचले को दौड़कर दबोच लिया। एक आरोपी की लोगों ने बिजली के पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिजली के पोल से बांधकर दोनों युवक की पिटाई की जा रही है। गया में आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ ने नंदन कानन एक्सप्रेस से 46 किलो 600 ग्राम चांदी के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों तस्कर गया चौक सर्राफा मंडी में चांदी बेचने के लिए गया जंक्शन पर उतरे थे, जिसके बाद आरपीएफ को शक हुआ तो बैग की तलाशी ली गई। बरामद चांदी की कीमत करीब 28,89,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों तस्करों को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। पूछताछ करने पे उनके द्वारा कोई अधिकार पत्र नहीं दिखाया गया और वो दोनों अपने आप को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के निवासी बताए। जिनमें एक का नाम सुभाषिष मैती, उम्र 50 वर्ष, दूसरे ने अपना नाम विश्वरंजन मुन्ना, उम्र 50 वर्ष बताया। अग्रिम कार्रवाई के लिए वाणिज्य कर गया प्रमंडल को सुपुर्द किया जाएगा। कितना मूल्य इसका आ जाएगा? इसका मूल्य अभी करीब 28,89,000 समथिंग। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई। सरमेरा प्रखंड के काजीचक गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चारों बच्ची धनायन नदी में कपड़ा धोने के लिए गई थी। इसी दौरान मिट्टी धंसने से एक लड़की नदी में गिर गई, जिसे बचाने के दौरान चारों की मौत हो गई। तो नालंदा से खबर आपको बता रहे हैं, डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कपड़ा धोने के लिए चारों लड़कियां नदी के पास गई थी, जहां अचानक से एक लड़की जो है धंसने की वजह से पानी में डूब गई और उसे बचाने के चक्कर में 4 और लड़कियों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने आज नालंदा में गंगा जल उद्भव योजना की समीक्षा की। राजगीर में योजना की समीक्षा करने के बाद सीएम बन गंगा के रास्ते गया के लिए निकल गए। गंगा जल उद्भव योजना सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस योजना के तहत गंगा का पानी गया तक पहुंचाने की योजना है। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद पटना, नालंदा, नवादा और गया जिले में पानी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। सीएम लगातार इस योजना की निगरानी भी कर रहे हैं। जो गंगा जल परियोजना है, नालंदा और नवादा को और गया को पानी देने का, उसके आज निरीक्षण में हुआ है कि जो काम चल रहा था वो कितना प्रगति पर है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो देखना चाहते थे। अब मैं समझता हूँ कि वो नालंदा का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ऑलरेडी वहाँ से राजगीर होते हुए वो गया तक जाएंगे, बेला उला सब देखेंगे और फल्गु नदी में भी कुछ होना है उसको भी देखेंगे। बिहार में बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान को लेकर सरकार ने किसानों को फसल क्षति का आकलन कर लिया है। सरकार ने बिहार में किसानों को 1,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। बिहार के 30 जिलों के लगभग 8 लाख हेक्टेयर में हुए फसल क्षति के लिए ये फैसला लिया गया। आपदा विभाग ने राशि का आवंटन भी कृषि विभाग को कर दिया है। अब कृषि विभाग किसानों से आवेदन लेकर अगले 1 से 2 महीनों में फसल क्षति सहायता राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगा। अच्छी बात यह है कि बिहार में पहली बार सरकार ने उन लोगों को भी मदद देने का फैसला लिया जिन लोगों ने बाढ़ के कारण फसल नहीं लगाई।
आकलन के अनुसार बिहार में 1,40,000 हेक्टेयर ऐसे जमीन है जिस पर किसानों ने बीज रोपण नहीं किया। ऐसे किसानों के लिए आपदा विभाग ने 90 करोड़ का आवंटन किया है। देखिए, पिछले 4 महीनों में लगातार बाढ़ की स्थितियां कई जिलों में रही और उसके कारण एक बड़ा भूभाग लगभग 8 लाख हेक्टेयर बिहार का प्रभावित हुआ। जो फसल जहां पर बहुत क्षति हुई या कई जगह पर फसल हो ही नहीं पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी कई बार समीक्षा की गई, लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद कल एक फाइनल फिगर पहुंच गया। मुख्यमंत्री जी ने एक समय सीमा दी थी 12 अक्टूबर की, तो आज 12 अक्टूबर को वो फाइनल रिपोर्ट्स सबमिट हो गई और कल कैबिनेट के द्वारा उसको अप्रूव भी कर दिया गया और 8 लाख हेक्टेयर में किसानों को 1,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने वाली है। और ये अब आवंटन हम लोग कृषि विभाग को दे रहे हैं। कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले करके उनको अगले 1 से 2 महीने में राशि ट्रांसफर करेगा और इसमें 900 करोड़ वैसी है जहां फसल की क्षति हुई है और पहली बार सरकार उन इलाकों में भी राहत दे रही है, कृषि क्षति का अनुदान दे रही है जहां पर फसल लग ही नहीं पाई। मुख्यमंत्री जी की पिछली समीक्षा में ये बात सामने आई थी कि कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोग बीजारोपण ही नहीं कर पाए, तो उन इलाकों में भी क्षति के लिए आवंटन दिया जा रहा है। लगभग 1,40,000 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां पर लोग खेती ही नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी 90 करोड़ रुपए का आवंटन दिया जा रहा है और बाकी लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर ऐसे हैं जहां पर लोगों ने फसल लगाई थी लेकिन फसल बर्बाद हो गई, तो उनके लिए भी राहत दी जा रही है। तो 1,000 करोड़ रुपये में किसान भाइयों को सीधी मदद की जाएगी और अगले 1 से 2 महीने में उनके खातों में ये पैसा पहुंच जाएगा। पूरे बिहार के लिए हो गया सर कि फिर आंकड़ा ये और बढ़ेगा? नहीं, ये 30 जिलों के लिए है। 30 जिलों में क्षति हुई है और ये आंकड़ा अब फाइनल हो गया। मतलब लगातार 4 राउंड में सर्वेक्षण करवाया गया, जिला पदाधिकारियों ने इसको पूरे को सर्वेक्षण किया और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है और 1,000 करोड़ रुपये सभी 30 जिलों में जिस हिसाब से वहाँ फसल की क्षति हुई है वो दिए जाएंगे। बिहार में बिजली की सप्लाई में कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति हो रही है। आज से दुर्गा पूजा के दौरान मेले का भी शुरुआत हो रहा है। ऐसे में बिजली की खपत बढ़ने की उम्मीद है। बिजली विभाग सप्लाई मेंटेन करने की लगातार कोशिश में जुटा है और उम्मीद है कि बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। पटना पेशु स्थित पावर सब स्टेशन से देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में आज से बिजली की खपत जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दशहरा है, जगह जगह पे पूजा पंडाल बने हैं और सभी जगह जो है वो आज से मेला जो है वो दिखेगा और इस कारण से लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिजली की खपत जो है वो आज से बढ़ेगी और इस कारण से जो है हालांकि बिजली की जो आपूर्ति है वो बहुत अधिक नहीं हुई है। हम बताते चले कि सोमवार की देर रात जो है 5200 मेगावाट से अधिक की आपूर्ति थी। सामान्य से तकरीबन 507 मेगावाट कम बिजली मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है बिजली विभाग लगातार जो है कवायद कर रहा है कि बिजली अवरुद्ध तरीके से जारी रहे और इस कारण से जो है तमाम जो यूनिट हैं, अगर बिहार की बात करें जैसे बाढ़ में 2 यूनिट हैं, एक 1320 और एक 1198 बिजली जो है आपूर्ति कर रही है। नवीनगर में 750 और दूसरी यूनिट जो है वो 75। इसका तरह से कहलगांव की बात करें तो एक यूनिट जो है 800 और दूसरी यूनिट 352 यूनिट दे रही है। तो इस तरह से कांटे की बात करें तो यहाँ भी 2 यूनिट है, एक 390 दूसरा 293 यूनिट बिजली सप्लाई कर रही है। नवीनगर में एक यूनिट जो है 1320 और दूसरा यूनिट जो है 1077 यूनिट जो है बिजली सप्लाई कर रही है। बरौनी की बात करें तो बरौनी में भी 2 यूनिट है और दोनों यूनिट जो है वो 250 बिजली जो है वो सप्लाई कर रही है। फरक्का की बात करें तो यहाँ एक यूनिट 2100 और दूसरी यूनिट जो है 595 जो है मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है। तो तालचर जो है वहाँ पे एक यूनिट 3000, दूसरी यूनिट 300 जो है वो बिजली आपूर्ति कर रही है। तो राज्य के तमाम जो यूनिट हैं अगर उसकी हम बात करें तो बिहार में वो ज़रूरत से थोड़ी अभी कम है। केंद्रीय कोटे की बात करें तो 4500 मेगावाट जो है वो बिजली दिया जा रहा है। 4 दिनों तक कोयला का स्टॉक जो है वो उसमें कमी देखने को मिली थी, जिस कारण से बिहार के बिजली घरों को हर रोज़ 1,20,000 मैट्रिक टन कोयले की ज़रूरत होती है और अभी जो है वो 80 से 90,000 जो है लाख टन मैट्रिक टन कोयला ही मिल रहा है और अभी एनटीपीसी की पास जो है 4 दिनों से अधिक का कोयला जो है स्टॉक उपलब्ध है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा में बिजली की आपूर्ति कहीं नहीं कमेगी, सभी जगह बिजली की आपूर्ति जो है वो समान तरीके से जारी रहेगा। हालांकि बिजली की खपत जरूर बढ़ेगी और इसको देखते हुए उपभोक्ताओं से बिजली विभाग ने अपील किया है
कि आप जो है बेवजह बिजली जो है उसकी खपत ना करें, ज़रूरत हो तभी बिजली का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन मनीष जिनेर के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि नगर की स्थिति में अब सुधार हो रहा है, जल्द ही सभी खेतों को पानी देने की शुरुआत हो जाएगी। हमको जानकारी हुई तो जहाँ से अवरुद्ध होता था उस प्रॉब्लम को हमने टेकअप किया और लास्ट ईयर जो है हम 10 इंच तक पानी पहुँचा करके लोगों को, जिस खेत में लोग अरहर जो है बोते थे उस खेत में लास्ट ईयर जो है धान की फसल का जो है लोग लगाए। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 1 स्थित ताज विशनपुर डी मोहल्ला साल में 6 महीने पानी में डूबा रहता है। सड़क और घरों में लोगों के पानी भरे होने से परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वो ऐसे हालात को झेल रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक देखने नहीं पहुंचा है। लोगों ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को इसकी कई बार जानकारी दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम से भी लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। शेखपुरा जिले के पौरा से मौरा नहर परियोजना की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नहर में गाद भर गया है, जिसके कारण बरसात का पानी नहीं ठहर पाता है। पानी आगे नहीं पहुंचने से किसानों को इसका फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पौरा से मोहरा नहर परियोजना, लेकिन उसके लिए निर्माण भी कराए गए, करोड़ों रुपया इस पर खर्च भी हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति इसका ठीक नहीं है। जो इस नहर में छिलका का निर्माण किया गया था, शटर लगाया गया था, वो भी खराब है। इस नहर में गाद भी भर गया है, जिसके कारण पानी का ठहराव जो होना चाहिए वो नहीं है, सिंचाई प्रभावित है, और जबकि कई जिला इससे प्रभावित होने वाले हैं। कई जिला के किसान को लाभ इससे मिलना था। जरूरत है कि इसको फिर से पुनर्जीवित करने का, ताकि किसान लाभान्वित हो सके, उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के हत्यारे आतंकी को सुरक्षा बलों ने शोपियों में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में आतंकी मुख्तार शाह के 4 साथियों को भी मार गिराया गया है। वीरेंद्र के हत्यारे को मारे जाने पर परिजनों से लेकर नेताओं तक ने खुशी जताई। आज वीरेंद्र का अस्थि कलश भी भागलपुर में उनके बेटे ने प्रवाहित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई है। इसी मुख्तार ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी है। लेकिन आज सुबह पहले 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और उसके बाद फ्रीपोरा में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दिनों में जब लाल बाजार श्रीनगर में एक बिहार के रहने वाले शख्स को हत्या कर दी गई थी, उसमें एक जो मिलिटेंट मुलव्वस पाया गया है, उसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए आईजी कश्मीर विजय कुमार ने दी थी। मंगलवार को ही वीरेंद्र पासवान का अस्थि कलश भागलपुर पहुंचा। वीरेंद्र के बेटे ने अस्थि कलश को गंगा नदी में प्रवाहित किया। वहीं पिता के हत्यारे आतंकी के मारे जाने की खबर से परिवार वालों ने खुशी जताई है और एक सप्ताह में आतंकी को ढेर किए जाने पर सरकार का आभार जताया है। आज 12 तारीख है। 5 तारीख को जो मेरे पापा को आतंकवादियों ने मारा था, आज उनका अस्थि विसर्जन किया हम लोग। मेरे चाचा लेके आए और आज अस्थि विसर्जन किए उसके। इससे पहले अस्थि विसर्जन करने से पहले हमारे पापा को जो आतंकवादियों ने मारा था, उनका आज उनका हमारे सैनिकों ने उनका एनकाउंटर कर दिया। हम सरकार को इसका धन्यवाद करते हैं। भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान श्रीनगर की सड़कों पर फेरी लगाकर गोलगप्पा बेचते थे, लेकिन 5 अक्टूबर की मनहूस शाम आतंकियों ने उन्हें अपना शिकार बना डाला। वीरेंद्र के हत्यारे आतंकवादी को ढेर किए जाने पर बिहार के नेताओं ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को जायज ठहराया है। भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकवादियों ने श्रीनगर में कर दी थी। इस खबर के बाद देश गमगीन था, लेकिन सुरक्षा बलों ने
उनकी मौत का बदला लश्कर तैयबा के आतंकवादी मुख्तार शाह को ढेर करके ले लिया है और देश के दुश्मनों के लिए ये देश को कमजोर ना समझे, हमेशा ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाए। बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। घेर के चारों तरफ से समूल नष्ट करने का जरूरत है। इन आतंकवादियों को पूरी तरह से मिटा दे सरकार, तब मानेंगे कि ये सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है, वरना ये इक्का दुक्का कार्रवाइयों से अब कुछ नहीं होना है। और बिहार के हमारे जो वहाँ काम करने वाले वीरेंद्र पासवान जी थे, उनकी भी हत्या इसी धर्मांधता के लाइन पर की गई है और उस पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उनकी हत्या करने वाले आतंकी को मार गिराया है। यह अपने आप में सुखद समाचार है। आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई में बिहार के वीरेंद्र पासवान के हत्यारे के ढेर किए जाने पर परिजनों में खुशी है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकवादी हमले में शिकार हुए वीरेंद्र पासवान का हत्यारा मुख्तार शाह 1 हफ्ते के भीतर ही ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर प्रदेशवासियों को भी गर्व है। न्यूज़ 18 के लिए शोपियां से इरशाद मलिक के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली की गिरफ्तारी के खुलासे के बाद बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अशरफ किसके सहयोग से सिलीगुड़ी के रास्ते बिहार होते हुए भारत में दाखिल हुआ था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अशरफ ने किसके सहयोग से फर्जी पहचान पत्र बनवाया है। तो बिहार के पते पर जो पहचान पत्र बनाया गया था उसकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है बिहार पुलिस। अशरफ को संरक्षण किसने दिया, ये सब कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश बिहार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हर वो कार्रवाई की जा रही है जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि अशरफ कैसे बिहार में दाखिल हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के तहत पाकिस्तान के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जो है वो लक्ष्मी नगर से हुई है। बताते चले कि ये आतंकी जो है इसका नाम अशरफ अली है और ये बिहार के रास्ते कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सिलीगुड़ी जो बॉर्डर है उसके रास्ते जो है वो बिहार आया और फिर यहाँ पे उसने कई फर्जी आईडी बनवाए और उसके आधार पे पासपोर्ट भी उसने बनवाया और लगातार वो दिल्ली में रह रहा था। अपने जो आका हैं उसके इशारे पे स्लीपर सेल के तौर पे वो काम कर रहा था और इसी बात की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को साझा की है। मामले में दिल्ली पुलिस अनुसंधान कर रही है। ऑन द कैमरा वो कुछ नहीं बोले, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने ये जरूर कहा है कि दिल्ली पुलिस जो भी सहयोग बिहार पुलिस से चाहेगी वो बिहार पुलिस उन्हें देगी, चाहे वो फर्जी दस्तावेज बनवाने का मामला हो या फिर यहाँ पे किसके संरक्षण में वो रह रहा था, उसका पनाहगार कौन था अशरफ अली का। ये तमाम जो जांच अनुसंधान जब करने दिल्ली पुलिस बिहार आएगी तो बिहार पुलिस उन्हें कोऑपरेट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से बिहार पे उठा है वो ये कि यहाँ पे फर्जी दस्तावेज कैसे बन गया अशरफ अली के। बिहार का जो रास्ता है वो सेफ कॉरिडोर लगातार आतंकियों के लिए देखा गया रहा है और इस बार भी अशरफ अली की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुका है कि बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है जो बांग्लादेश से सटता है, जो सिलीगुड़ी से लगा हुआ है, वो आतंकियों के लिए बेहद सेफ जोन बना हुआ है और उसी का फ़ायदा अशरफ अली ने उठाया है। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अशरफ अली जैसे और कितने आतंकी हैं जिसने बिहार के रास्ते देश में अपने दखल कायम किया और यहाँ आकर के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। कैमरा पर्सन जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सहकारी समिति के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 14 दिसंबर 1946 को
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो गया। 2 गांवों से दूध की खरीद शुरू की गई। पहले दिन 250 लीटर दूध खरीदा गया। इस तरह अमूल के सफर की शुरुआत हुई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।